So I'll explain once again. See, this is the heating curve for ice at 0 degrees Celsius. Okay, so when I start applying heat from this point for some time till 120 seconds, the temperature is not increasing. Okay, time is passing. We are continuously giving heat. But the temperature is not increasing. Why? Because all the heat is utilized in changing the phase. Changing the phase means changing the state. जो 0 डिग्री आइस है, it will become 0 डिग्री water. State change करने में वो heat use हो रही है. इसलिए 120 seconds तक there is no rise in temperature. After 120 seconds temperature increase होने लगा. Okay, after 120 seconds. ठीक है? This was heating curve for ice. ठीक है, ये जो यहाँ पे जो ये हीट यूज हुई है, ये जो हीट यूज हुई है ना, यहाँ पे हमने हीट तो किया लेकिन टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं. हीट किया लेकिन टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं. तो हीट कहाँ पे यूज हुई? हीट यूज हुई स्टेट को चेंज करने में. उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट. दिस हीट हियर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. हिडन हीट बोलते हैं इसे, बिकॉज इसका इफेक्ट दिखता नहीं सामने. इसका इफेक्ट हमें दिखता नहीं तुरंत कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो दिखता नहीं, इसलिए इसे कहते हैं हिडन हीट, लेटेंट हीट. ओके, दूसरा है 11.4, 273 पेज नंबर. इसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है. तो हम लेकिन दूसरे ग्राफ पे बनाते हैं उसे अच्छे से समझने के लिए. सो अगेन टेम्परेचर टाइम, ठीक है. अब एक बार नोटिस करना, जब हमने प्रीवियस ग्राफ किया था उसमें इट टुक 120 सेकेंड्स लगे वो आइस को मेल्ट होने में. ठीक है, 120 सेकेंड्स लगे आइस को मेल्ट होने में. ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा. सो अगेन टाइम इज 30, 60, 90 एंड सो ऑन. इट इज गोइंग टिल दे हैव ड्रॉन टिल 420 डॉट 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 लास्ट यहाँ पे 420 सेकेंड्स तक बनाया है. ठीक है, refer to the graph. If this is not visible, refer to the graph in the textbook also. And यहाँ पे 30, 40, 60, 80, 100. ओके, अब हमें ये किसका हीटिंग कर्व है? दिस इज हीटिंग कर्व फॉर वाटर. मीन्स एक बार वाटर बन गया है, चाहे वो 10 डिग्रीज पे हो, 20 डिग्रीज पे हो, 30 डिग्रीज पे हो, किस पे भी हो, एक बार वो वाटर बन चुका है. अब उस वाटर को कैसे हीट अप्लाई करने में वो वाटर कैसे चेंज होगा वो इस ग्राफ में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स से द वाटर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है हमारे पास. ओके, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है यहाँ पे. अब अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा इस वाटर को, तो व्हाट विल हैपन? When I supply heat to the water which is at 30 degrees Celsius, the temperature of the water will increase. It's the only consequence. Temperature of the water will increase. ठीक है, तो 30 डिग्रीज पे था, जैसे ही हीट देना चालू किया टेम्परेचर बढ़ने लगा. टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का. ओके, कब तक ये टेम्परेचर बढ़ेगा? वाटर का टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा? जब तक ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए. ओके, बिकॉज वंस इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, नाउ द स्टेट विल चेंज. 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो उस पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस बनना स्टार्ट होगा. ओके, तो अब स्टेट चेंज होगा वापस. तो स्टेट चेंज होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, अब स्टेट चेंज होगा तो कुछ टाइम तक टेम्परेचर 100 ही रहेगा. ठीक है, कुछ टाइम तक टेम्परेचर 100 ही रहेगा. अब स्टेट चेंज हो रहा है. ये जो पूरा पार्ट बता रहे हैं यहाँ से फ्रॉम 60 सेकेंड्स टू 420 सेकेंड्स, ये पूरा टाइम स्टेट चेंज हो रहा है. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग व्हेन वाटर इज टर्निंग इनटू स्टीम. ठीक है, वाटर का वेपर स्टीम बन रहा है. ओके,
नोटिस करना वहां पे 120 सेकंड्स लगे थे आइस को मेल्ट होके वाटर बनने में, ओके। पर यहाँ पे वाटर को अभी बॉइलिंग के बाद क्या होगा, इस पॉइंट पे ये सारा का सारा गैस बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, ओके। उन्होंने बनाया नहीं इसके आगे का ग्राफ क्योंकि हमें वो आगे पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो इसके आगे क्या होगा, इट विल बिकम गैस। तो देखो यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, बॉइलिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, ओके। ऐसा क्यों है, बिकॉज बॉइलिंग जो प्रोसेस है, बॉइलिंग और मेल्टिंग, इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। सी, मेल्टिंग में क्या हो रहा था, जो 0 डिग्री आइस था वो 0 डिग्री वाटर बन रहा था, ओके। स्टेट चेंज हो रहा था, बट जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम, ओके, जो वॉल्यूम ऑफ आइस था और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ओके। ऑलमोस्ट सेम होता है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई ज्यादा एक्सपांशन नहीं होता। सी, हीटिंग से एक्सपांशन होता है, हमने पढ़ा है, ओके। थर्मल एक्सपांशन, हीट करने से एक्सपांड होता है, लेकिन इसमें कोई सब्सटैंशियल एक्सपांशन नहीं होता, थोड़ा सा एक्सपांशन होता है, ओके, बहुत मिनिमल, हम उसे कंसीडर ही नहीं करते। सो मेल्टिंग होते वक्त स्टेट चेंज हुआ 0 डिग्री से वाटर, तो इसलिए टाइम लगा 120 सेकेंड्स, ओके। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, स्टेट चेंज तो हो रहा है 100 डिग्रीज वाटर से इट इज बिकमिंग 100 डिग्री स्टीम, ओके, स्टीम या गैस, व्हाटएवर यू कैन से। ये तो स्टेट तो चेंज हो ही रहा है, प्लस जो वाटर है वो हीट करने की वजह से एक्सपांड भी हो रहा है। यू नो दैट गैसेस, जो वाटर की जो वॉल्यूम होती है, डेफिनेटली गैसेस की वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होती है। गैस समझो, अगर आपने एक ग्लास पानी को गर्म किया तो आपके पूरे रूम में वो स्टीम स्प्रेड हो जाएगी, ओके। सिर्फ एक ग्लास से पूरे रूम में वो स्टीम स्प्रेड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कितना ज्यादा एक्सपांड होता है। तो ये एक्सपांशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई, एक्सपांशन मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। तो इस एक्सपांशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये एनर्जी भी यही हीट से मिल रही है। ये जो बॉइलिंग करते वक्त जो हीट जा रहा है ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है, 360 सेकंड्स क्यों लगे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो वो स्टेट तो चेंज हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन भी हो रहा है, ओके। ये चीज समझना जरूरी है यहाँ पे, समझते। ये चीज को उन्होंने टेक्स्ट बुक में कहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कौन से पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, पेज नंबर 275 पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल। ये जो टॉपिक है पेज 275 पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल। मैंने मार्किंग्स में लिखा भी था, वेरी इंपॉर्टेंट, रीड ट्वाइस। वो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन। डिफरेंस भी समझ गया है कि मेल्टिंग में कम एनर्जी स्पेंड होती है स्टेट चेंज करने में, बॉइलिंग में ज्यादा होती है बिकॉज वॉल्यूम एक्सपांशन भी होता है, ओके। नाउ come to page number 276. There are a few examples, okay. तो तीनों एग्जाम्पल एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्या दिया है। सी, सिर्फ डिस्कस ही करना है बिकॉज डायग्राम तो है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बोर्ड पे बना दूंगा। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, पेज 276. A slab of ice at 0 degree Celsius is constantly heated till the steam is formed at 100 degree Celsius. देखो दोनों ग्राफ को कंबाइन किया है, ये जो फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल है, इफ यू सी, दोनों ग्राफ को कंबाइन किया है इसमें। पहले आइस था, थोड़ा टाइम मेल्ट हुआ, फिर वाटर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओके। 276 पेज नंबर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड देन बॉइलिंग बताया, दोनों स्टेट बताया है यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ ड्रॉ करना था इस ग्राफ में। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि 0 डिग्री आइस है, वो कैसे मेल्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फिर कैसे स्टीम बनेगा, इसका पूरा ग्राफ बना के बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था 120 सेकेंड्स, 420 सेकेंड्स, 360 सेकेंड्स, ये कोई रिजिड वैल्यूज नहीं है, ठीक है। ये कोई रिजिड, बिकॉज ये डिपेंड करेगा मास ऑफ आइस पे। जितना आइस का मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसे मेल्ट होने में, उतना ज्यादा टाइम लगेगा वाटर को बॉईल होने में, ठीक है।
तो आपको कोई भी आप वैल्यूज ले सकते हो, ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट मेल्टिंग के लिए जो टाइम आपने रखा है उससे एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ज्यादा टाइम आपको बॉइलिंग को देना है, ओके। इफ यू सी इन दिस ग्राफ, उन्होंने टाइम जो मेल्टिंग का टाइम है इट इज ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स, बट अगर आप बॉइलिंग का टाइम देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 80 to 90 सेकेंड्स, ओके। तो वो रेशियो आप मेंटेन रखना, बॉइलिंग का पार्ट ज्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग कम होना चाहिए, ठीक है। कुछ डाउट होगा किसी को तो यू कैन रेज योर हैंड। नेक्स्ट, सेकंड सॉल्ट एग्जांपल। A piece of ice is heated at a constant rate. The variation in temperature with time of heating is shown in the graph. What is represented by part AB? By part AB. अभी आप कुछ देखना, ये जो ग्राफ बनाया है उन्होंने, this graph starts from -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। If you see this, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आइस है, ठीक है। तो -10 डिग्री पे उसे हीट किया तो ये आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओके। नाउ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट आइस इज मेल्टिंग हियर, ओके। आइस मेल्ट हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, सो दैट इज व्हाई दे हैव सेड, they are asking us what is represented by part AB. So we will write that the part AB represents melting of ice at 0 degree Celsius. Melting of ice at 0 degree Celsius. Okay. Then they are asking what does part CD represent. So we know CD क्या होगा? Boiling of water at 100 degree Celsius. Okay. Boiling of water at 100 degree Celsius. Okay. And then जो part 3 है, what conclusion do you draw regarding the nature of ice? Regarding the nature of ice from the graph. So the ice initially is in solid state. आपको पूरा प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है कि ice was in solid state at -10 degree, then we applied heat, it became 0 degree ice, then it takes some time for the ice to melt, then after that the temperature increased and all the ice was turned into water. शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। So फर्स्ट सेकंड ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ग्राफ है, समझ में आ गया अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, a substance initially in solid state at 0 degree Celsius is heated, the graph showing the variation in temperature with amount to heat supplied. If the specific heat capacity of the solid substance is 5000 joule per kg Celsius, find the mass of the substance. So क्या कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस हीट हो रहा है उस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज 500 जूल पर केजी सेल्सियस, ओके। तो उसको कैसे यूज करें? तो सी केयरफुली, हम हीट एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? हीट एनर्जी Q, इट इज mc डेल्टा T, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ओके, mc डेल्टा T। सो जो y एक्सिस है इस ग्राफ पे, इन दिस ग्राफ, दिस y एक्सिस हियर, दिस y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द हीट एनर्जी। कितना हीट एनर्जी यूज हुआ है, मतलब A से B पे जाने के लिए, A से B पे जाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, कितना हीट एनर्जी यूज हुआ है। जस्ट काउंट दिस लाइंस, यू विल गेट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड 8000, सो मतलब 800 जूल्स एनर्जी यूज हुई है A टू B जाने में, ठीक है। A टू B मतलब 0 to 80 डिग्रीज जाने में, ओके। तो उन्होंने नीचे देखो Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, Q की जगह पे लिखा है 800 जूल्स, then mass is not unknown, specific heat capacity is 500 and change in temperature is 80. उसको सॉल्व किया, हमें वैल्यू मिल गई। समझ रहे हैं? ये सब समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट लेटेंट हीट का है, जो नहीं आने वाला एग्जाम में, तो इसीलिए मैं उसे लीव करता हूँ। फिर भी देखो, एक फॉर्मूला तो याद रखो ही, लेटेंट हीट का आपको बेसिक फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, दैट इट इज m into Q is m into L,
बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, छोटा क्वेश्चन वगैरह बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड, ग्राफ समझ में आ गए कैलोरीमेट्री के? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर? Come to page number 182. See, VI graph. VI graph is very important because they can ask two questions from here. या तो temperature या resistance, किसी के बारे में question पूछ सकते हैं. Okay, so let's draw two straight lines, A and B. ये दो कंडक्टर्स है, ठीक है, और ये दो कंडक्टर्स का VI ग्राफ है. ये A कंडक्टर का VI ग्राफ है और ये B का VI ग्राफ है. ओके, VI ग्राफ मींस पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितना करंट मिल रहा है, दूसरे पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितना करंट मिल रहा है, ठीक है. मतलब मैं वोल्टेज को जब बढ़ाता हूँ तो करंट कैसे बढ़ रहा है, क्या करंट ज्यादा बढ़ता है या करंट कम बढ़ता है, वो होता है VI ग्राफ. ओके, अब one thing you have to understand, what is the relationship between resistance and temperature? Can you tell me what is the relationship between resistance and temperature? Are they directly proportional or they inversely proportional? Yes, answer. कोई तो आंसर करो. Temperature and resistance. अगर आपको आंसर चाहिए तो इस ग्राफ के पहले वाला जो पैराग्राफ है, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इस ग्राफ के जस्ट पहले वाला पैराग्राफ, फोर्थ पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. That fourth point says if you increase the temperature of a conductor, correct, most of you are giving correct answers. If you increase the temperature of a conductor, the random motion of the electrons increases, number of collisions increases, resistance increases. मतलब they are directly proportional. ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स में से कौन से कंडक्टर को ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. लेट्स से दिस इज एट टेम्परेचर T1 एंड दिस इज एट टेम्परेचर T2. व्हिच टेम्परेचर इज हायर, दे आर आस्किंग अस. ओके, तो हमें क्या देखना होता है, सी आपको ग्राफ में देखना है कि जो ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये जो आपकी लाइन है ये कितनी स्टीप है. स्टीप मतलब समझते हो, स्टीप मतलब ऐसे कितनी स्ट्रेट है. ओके, और ये होता है स्लोप, जेंटल स्लोप, और ये होता है स्टीप स्लोप. ठीक है, स्टीप स्लोप का मतलब क्या है, आपको करंट को देखना है. ये करंट है, ओके,
इन दोनों ग्राफ में आपको देखना है कि करंट किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ, कौन से ग्राफ में करंट ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो, इसमें इतना करंट इंक्रीज हुआ है यहां से यहां पे, करेक्ट। ये वाला ग्राफ देखो ए का, ए के ग्राफ में करंट इनका इतना इंक्रीज हुआ है। ओके, कौन से ग्राफ में करंट ज्यादा इंक्रीज हुआ, करंट ज्यादा इंक्रीज कौन से ग्राफ में हुआ है, बी में, करेक्ट। इजीली दिख रहा है कि बी में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर करंट ज्यादा है बी में तो बी का रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बरोबर, ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R नीचे आ जाता है यहाँ पे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो पार्ट का करंट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगर B का रेजिस्टेंस कम है, मतलब B का रेजिस्टेंस कम है, अगर B का रेजिस्टेंस कम है तो B का टेम्परेचर भी कम होगा, बरोबर। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है T2 इट विल बी स्मॉलर देन T1। ओके, तो फाइनल आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम सिंपल, एक दो मार्क मिल जाएगा। बस खाली इतना देखना आना चाहिए कि किसका करंट ज्यादा है, करंट का रेंज किसका ज्यादा है, बस इतना देखना आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, अब इस ग्राफ को वो लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे V के बदले I आ जाएगा और यहाँ पे V आ जाएगा, IV ग्राफ भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये चीज हमने अभी x एक्सिस पे देखी थी उसी को आपको y एक्सिस पे देखना है, सेम चीज को आपको y एक्सिस पे देखना है। ओके, तो देखते हैं, चलो ये वाले ग्राफ का एक करके देखते हैं। ऐसा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज अ टेम्परेचर T1, दिस इज अ टेम्परेचर T2। ओके, अब इसमें करंट इधर है तो यहाँ पे ट्रेस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ट्रेस करता हूँ, B को ट्रेस करता हूँ, तो इतना करंट इंक्रीज हुआ, और A को ट्रेस करता हूँ तो इतना करंट इंक्रीज हुआ। आपको क्लियरली दिख रहा होगा फर्क कि A का करंट कितना इंक्रीज हुआ है और B का करंट कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो A का करंट ज्यादा इंक्रीज हुआ है, A का करंट अगर ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो A का रेजिस्टेंस कम होगा, A का अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो A का टेम्परेचर भी कम होगा, और A का टेम्परेचर कम है तो आपका आंसर आएगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ गया होगा, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो अभी एक चीज और करते हैं, वो है बी पार्ट में जो दो डेरिवेशंस है सीरीज और पैरेलल के। वैसे मैंने वो वीडियो में करवाए थे, what I'll repeat this part again. These are two conductors. इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, the current is on the y axis. Okay, तो हमें देखना है कि करंट कितना चेंज हुआ। Last 10 seconds was nothing Ali. So ये इतना चेंज हुआ करंट, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे करंट चेंज हुआ फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, तो यहाँ पे करंट ज्यादा चेंज हुआ है, करंट ज्यादा चेंज हुआ मींस हाई करंट मींस लेस रेजिस्टेंस मींस लेस टेम्परेचर। So T1 is less than T2. That's all what I said. Come to page number 191 now. आपको चाहिए तो इस ग्राफ के पास जहां पे ये ग्राफ का वो पेज नंबर था, ठीक है, 182 था आई गेस, थोड़ा वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दो, ऐसा थोड़ा नोट्स वगैरह रखो बिकॉज भूल जाओगे बाद में। ऐसा लिखो वहां पे दैट करंट इज हाई
ऐसे लिखो फॉर, एक मिनट, उस ग्राफ में क्या था, ऐसा लिखो फॉर बी करंट इज हाई सो रेजिस्टेंस इज लेस सो टेम्परेचर इज लेस, ऐसा लिखो फॉर बी, वैसा याद रहेगा आपको, ये देख के ग्राफ के पास लिख दो चाहिए तो, उस ग्राफ के पास पेज नंबर 182 में, फिर फॉर ए भी लिख दो चाहिए तो, फिर करंट इज लेस सो रेजिस्टेंस इज मोर सो टेम्परेचर इज मोर, ऐसा तो याद रहेगा, शॉर्टकट पे याद रहेगा। ओके अब मैं सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन करवा देता हूँ एक बार, सिंपल डेरिवेशन है। सीरीज कनेक्शन मींस द सर्किट इज लाइक दिस, this is the connection and we have three resistance R1, R2, R3. Okay, so how will you do the derivation here? Expression for equivalent resistance. ठीक है, वो जो डेरिवेशंस के स्टेप्स दिए हैं ना, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, कैसे लिखना है आपको, सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पेज 191, the R1, R2 and R3 are in series. Okay, that means same current is flowing from all three resistors. Same current is flowing. Same current is flowing from all resistors. Okay. अगर करंट सेम है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, अगर करंट डिफरेंट होता है तो वोल्टेज सेम होता है, दोनों में से एक चीज डिफरेंट और एक चीज सेम होती है। So the same current is flowing from all resistance. So that means the voltage across these three resistance, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मतलब इधर जो वोल्टेज मिलेगा, फिर इधर जो वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, तीनों अलग अलग होगा। ठीक है, इट विल बी V1, V2 एंड V3। टोटल वोल्टेज इज हियर, बैटरी में है टोटल वोल्टेज तो, और वो तीनों कुछ इस रेजिस्टेंस ने यूज कर रहा है, कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टर यूज कर रहा है, कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टर यूज कर रहा है। ठीक है, so that total voltage is V1 plus V2 plus V3. Your total voltage is V1 plus V2 plus V3. Now what is V? V is equals to IR, Ohm's law. So in the place of V I can write IR. Okay, IR के बदले में RS लिखता हूँ, RS means resistance in series, equivalent resistance in series, equals V1 के लिए क्या आएगा, V1 के लिए R1 है। ठीक है, करंट तो सब में सेम है, करंट तो I ही है, तो V1 की जगह पे आएगा IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। So I will come common, R1 plus R2 plus R3। ठीक है, I cancel, क्या मिला, RS is equals to R1 plus R2 plus R3। ठीक है, this was for three resistance। V is IR मतलब क्या, V का फॉर्मूला होता है IR, तो V की जगह पे IR लिखा है, यहाँ पे भी V की जगह पे IR। ठीक है, जो रेजिस्टर V1 है तो R1 लिखो, V2 है तो R2 आएगा वैसे। ओके, दिस वाज फॉर थ्री रेजिस्टेंस, फॉर n रेजिस्टेंस, n मतलब कितने भी रेजिस्टर हो सकते हैं, तो फॉर n रेजिस्टेंस इट विल बी RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डॉट 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 RN, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का। कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए उन्होंने डेरिवेशन में बीच बीच में, वो स्टेटमेंट भी थोड़े थोड़े ऐड करना आंसर्स में। The total voltage is the sum of all the voltages across three resistors. So total resistance is sum of all the resistance in series. ऐसे सब statements ऐड करना। ओके, आई होप ये समझ गया है। तो फिर पैरेलल का डेरिवेशन देख लेते हैं। Resistance in parallel. तीन resistance in parallel, battery across it and a key. This is the battery, voltage V. Okay. अब जो करंट यहाँ से जा रहा है, the current which is passing because of the battery, ये जो करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे इस करंट के पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए। यहाँ पे ये जो करंट है, इस जंक्शन पे करंट के पास तीन रास्ते जाने के लिए। ओके, तो करंट कैसे जाता है? जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहां ज्यादा करंट जाता है, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां कम करंट जाता है। ठीक है, बट करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट्स में। ओके, तो I1, I2, I3 और ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। समझ? फिर ये तीनों वापस मीट होके यहां से आगे जाएंगे। ओके, तो वापस यहाँ पे आके I बन जाएगा टोटल करंट। ओके, डिवाइड कैसे होगा? अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। समझो 6 एम्पियर्स आया है तो 2 2 2। लेकिन अगर ये तीनों रेजिस्टेंस अलग है तो करंट अलग अलग डिवाइड होगा। जहां रेजिस्टेंस कम है वहां ज्यादा करंट जाएगा, जहां ज्यादा है वहां कम करंट जाएगा। ठीक है, so this will go like this. Although we don't need the values now because we are doing derivation, so we are not dealing with values. Okay, in the sums, while doing the sums, we will take care, we will make sure that the values matter. Okay, so here this is the case, and the voltage if you see from here and from here, यहाँ से ऐसा voltage जा रहा है, तो voltage across all three resistance, तीनों के across same voltage है, voltage divide नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज करंट डिवाइड हो, मैंने बताया था अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज V इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। ओके, तो करंट डिवाइड हुआ है मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब V इज इक्वल्स टू IR है, ये मुझे पता है। ठीक है, सो I क्या होगा? I विल बी V अपॉन R। I विल बी V अपॉन R। ओके, तो यहाँ पे भी I के जगह पे V अपॉन R लिखूंगा, यहाँ पे भी V अपॉन R, यहाँ पे भी V अपॉन R, यहाँ पे भी V अपॉन R। ठीक है, अब V तो सेम है तो दिस विल बी V अपॉन R, यहाँ पे भी V अपॉन R प्लस V अपॉन R
प्लस V अपॉन R। ये R कौन सा है? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल जो होगा पूरा इक्विवेलेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में है, तो मैं इसको नाम देता हूं RP, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, V ये फर्स्ट I1 है तो इसके लिए रेजिस्टेंस R1, I2 के लिए रेजिस्टेंस R2, I3 के लिए रेजिस्टेंस R3। ठीक है, now take V common here on the right hand side, so you will get 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is equals to V upon RP। अब ये V दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, you will get 1 upon RP equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। Then you can add one statement here that for n resistance, you will have dot 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 1 upon Rn। सी क्यों इसमें I1, I2, I3 आता है और सीरीज में V1, V2, V3 आता है, आपको समझना है कनेक्शन को। सी सीरीज का कनेक्शन ऐसे था, ये सीरीज का कनेक्शन था। ठीक है, किसी भी चीज का जो करंट होता है ना, वो उसमें से पास होगा ना, उसको हम डील करते हैं। जैसे यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट था वो इस तीनों रेजिस्टर में जा रहा है, इधर से गया, फिर ये सेम करंट इसके अंदर गया, सेम करंट इसके अंदर गया और घूम के इधर आया। कहीं पे करंट डिवाइड हुआ ही नहीं, सेम करंट गया। ठीक है, वोल्टेज कैसे काउंट करते हैं किसी भी चीज का? समझो आपको, अगर आपके पास एक सर्किट दिया मैंने सामने, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा कि ये तीन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। समझो यहाँ पे ये सारे, समझो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे एक बल्ब है, एक फैन है और एक मिक्सर है। ठीक है, तीन अप्लायंसेस है। रेजिस्टेंस लोड मतलब अप्लायंस। ओके, अब ये तीनों अप्लायंस के अंदर से करंट जा रहा है और तीनों अप्लायंस चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ से 10 वोल्ट्स की बैटरी है, तो इस 10 वोल्ट्स की बैटरी में से बल्ब कितना यूज कर रहा है, फैन कितना यूज कर रहा है, मिक्सर कितना यूज कर रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम एक वोल्ट मीटर लेंगे, ठीक है, और उस वोल्ट मीटर को इसके स्टार्ट और एंड पे लगाएंगे। अप्लायंस के स्टार्ट और एंड पे लगाते हैं, तो जो वोल्ट मीटर होगा यहाँ पे, वो इस अप्लायंस के स्टार्ट और एंड पे लगता है ऐसा। ओके, और उससे पता चलता है वोल्ट मीटर से कि ये कितना वोल्टेज यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये दूसरा अप्लायंस है, इसके भी स्टार्ट और एंड पे जाएगा, और ये तीसरा अप्लायंस है, इसके भी स्टार्ट और एंड पे जाएगा। ओके, बिकॉज इनका स्टार्ट और एंड अलग अलग है सबका। बट आप इस सर्किट में अगर देखोगे, ये सर्किट में अगर देखोगे तो तीनों रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिल रहा है। कैसे सेम वोल्टेज मिल रहा है? समझो मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ओके, तो ये वोल्ट मीटर का जो ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ कनेक्टेड है? इधर कनेक्टेड है। ठीक है, और यही पॉइंट इस रेजिस्टर को भी कनेक्टेड है, यही पॉइंट ये रेजिस्टर को भी कनेक्टेड है। मतलब ये जो वोल्ट मीटर है, ये वाला पॉइंट, ये इन तीनों को कनेक्टेड है, इसको भी है, इसको भी है। ओके, ये सेम वोल्ट मीटर का जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड हियर आल्सो एंड दिस सेम पॉइंट इज कनेक्टेड हियर आल्सो। ओके, तो होता क्या है, जब पैरेलल कनेक्शन होता है ना, तो जो वोल्टेज है वो तीनों रेजिस्टर के लिए सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन। वो कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, अगर मैं डायग्राम थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो इट इज लाइक दिस। समझो ऐसा डायग्राम बनाओ, तीन रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, कनेक्ट किया है। तो ये वोल्ट मीटर कौन से रेजिस्टेंस के लिए है? नीचे वाले के लिए है, बीच वाले के लिए, कि ऊपर वाले के लिए है? ये तीनों के लिए है। ओके, ये तीनों के लिए है बिकॉज इन तीनों रेजिस्टेंस के जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है, तो इनके अक्रॉस सेम वोल्टेज जा रहा है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। ओके, बट इन तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। इन इसका ये है, दूसरे रजिस्टर का स्टार्ट और एंड ये है, तीसरे का स्टार्ट और एंड ये है, तीनों का पॉइंट्स अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पे तीनों का स्टार्ट एंड पॉइंट सेम है,
स्टार्टिंग का और एंडिंग का पॉइंट, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाता है। ओके, और फॉर द सेम रीजन यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एंट्री पॉइंट्स 3 है और यहाँ पे करंट सेम रहता है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अभी एक और डेरिवेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, पेज नंबर 43। Page number 43, theoretical verification of K plus U equals constant. So, क्या एग्जाम्पल है? फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, इट स्टार्ट्स फॉलिंग and reaches the ground here. Okay, this is midway, half the distance. Okay, ये free fall है। So we know जो यहाँ से वो गिरा नीचे, ठीक है, यहाँ से वो नीचे गिरा, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियली वो 0 है, ओके, इनिशियली, ठीक है। Now, when the object is at this height, जब वो ये हाइट पे है, हाइट पे, तब उसकी गिरने से पहले, फ्री फॉल के पहले, ठीक है, वो जब इस हाइट पे है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट विल बी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, व्हाट इज h? h इज द हाइट, ये पूरा हाइट है h, ठीक है। अब ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना, मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट बीच में है, ठीक है। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, हम कहीं पे भी इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, कहीं पे भी, समझो मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, तो मैं इसके लिए भी डेरिवेशन कर सकता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है mgh। जब बॉडी ऊपर है, ये हाइट पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि वो मोशन में ही नहीं है, वो ऊपर है, स्टेशनरी है। ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी at this point. Okay, now the body starts falling down. Okay, at this point, when the body has covered x distance, ये समझो ये x distance है, ठीक है, x distance के बाद इस पॉइंट पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। जब वो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इधर तक आ गया, ओके, एट दिस पॉइंट क्या होगा? तो देखो, x डिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है, तो अभी ये हाइट कितनी बची है जमीन से ऊपर? अब ये हाइट कितनी बची है? h माइनस x, ये पूरा h था, उसमें से x तो चला गया, इतना डिस्टेंस, तो हाइट तो कम हो गई, तो अभी हाइट बची है सिर्फ h माइनस x। ओके, हाइट कितनी बची है? सिर्फ h माइनस x। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एट दिस पॉइंट? इट विल बी mg h माइनस x। Understood? And यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? h माइनस एक्स कैसे आया? ये पूरा h है,
इसमें से x मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि अभी हाइट इतनी ही है, इतना हाइट क्या होगा, पूरे हाइट में से इस x को माइनस करो तो बचेगा h माइनस एक्स। अभी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। अब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इतने डिस्टेंस के हिसाब से, इतने डिस्टेंस के हिसाब से ओके, एनर्जी क्या होगी, mgx। सी आपको अगर समझ में नहीं आया mgx कैसे मिला, तो एक बात समझो मेरी, ये टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी थी mgh, ओके, उसमें से ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस करता हूँ, कौन सी, mgh माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस करते हैं mgh माइनस एक्स, टोटल में से ये पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, उसको मैंने माइनस किया। इतना तो अग्री कर रहे हो कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी उससे कम यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हाइट कम हो गई ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, ठीक है, तो इसका डिफरेंस लेते हैं। so mgh minus open the brackets, mgh minus minus plus mgx, तो mgh minus mgh कैंसिल, तो बचा क्या, mgx, ओके। ये जो बची है एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, ये वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ओके। ये पूरा mgh था, तो उसमें से कुछ जब नीचे फ्री फॉल हो रहा है तो एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, okay, so at this point the potential energy is mgh minus x and the kinetic energy is mgx, kinetic energy is mgx, okay। और जब वो नीचे हिट करेगा, just before touching the ground height almost zero हो जाएगी, height zero हो गई तो potential energy will be zero here, but the kinetic energy will be full mgh, okay। ये समझ में आया कि वैल्यूज मैंने कैसे लिखी है यहाँ पे, क्योंकि ये हमें समझ में यूज करनी है अभी। ओके, लेट्स यूज इट। अभी हम प्रूव करेंगे दैट k प्लस यू इज कांस्टेंट, ओके, इन ईच केस, हम ये तीनों केस में प्रूव करेंगे दैट k प्लस यू इज कांस्टेंट, ओके। कैसे, फर्स्ट केस में k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है mgh, ओके। k की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू mgh है, ठीक है, तो 0 प्लस mgh क्या मिलेगा, mgh। ये ए पॉइंट के लिए हो गया, ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, ओके। बी पॉइंट के लिए देखते हैं, फॉर द पॉइंट बी, फॉर द पॉइंट बी they have shown how will you get the value of mgx, ये जो mgx है ना वो कैसे मिला है, वो उन्होंने इक्वेशन से आपको बताया है, मैं भी बताता हूँ इक्वेशन से। सी हमने 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ओके। u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, तो ये तो गया, u तो 0 हो गया, ओके। v के जगह पे लिखूंगा मैं v1 स्क्वायर, मतलब पहले वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी बड़ी बढ़ रही वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई v1, वेलोसिटी क्या हो गई इस पॉइंट पे v1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, एक्सीलरेशन क्या होता है, जमीन नीचे गिर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और कितना डिस्टेंस कवर किया x, यहाँ पे आया x, okay, so this v1 square is equals to 2gx,
नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आएगा हाफ m और v1 स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 2gx. तो ये 2 कैंसिल, आंसर इज mgx. k मिला mgx. ये दिखाना पड़ेगा कि mgx कैसे मिला. ठीक है, जो मैंने पहले आपको तरीका बताया वो शॉर्टकट था, वो समझने के लिए था, डायग्राम के लिए. ठीक है, आपको ये करके k को mgx लाना पड़ेगा. एक बार k mgx आ गया फिर तो कोई टेंशन नहीं है. फिर तो क्या है, मैं ये डिलीट करता हूँ फर्स्ट पार्ट. एक बार k मिल गया mgx, तो वी नो दैट k प्लस u क्या होगा. k क्या है mgx और u क्या है mgh माइनस x. ओपन द ब्रैकेट, mgh माइनस mgx, mgx x कैंसिल, आपको मिलेगा k प्लस u इज mgh. वापस सेम मिला, तो b पार्ट भी हो गया, k प्लस u इज इक्वल्स टू mgh मिला. ओके, फिर c पार्ट देखते हैं. C part, again the same formula, v square is equals to u square plus 2as. इस पॉइंट पे देख रहे हैं, C पॉइंट पे. ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. पूरा नीचे तक आ गया है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी वैल्यू मैक्सिमम, तो v स्क्वायर ही होगा. वेलोसिटी को v स्क्वायर ही रखते हैं. ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट s. डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल हो गया पूरा h. तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा h. ओके, तो अभी v स्क्वायर क्या मिला, v स्क्वायर मिल गया 2gh. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. So kinetic energy is half m. v square के जगह पे I will write 2gh. v square के जगह पे लिखा 2gh. 2 कैंसिल, k क्या मिला mgh, और k प्लस u क्या होगा, k की वैल्यू है mgh, और इस पॉइंट पे u क्या है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड देयर इज नो हाइट. हाइट ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी 0. तो आंसर क्या आया, mgh. वापस मिल गया k प्लस u इज mgh. Done. In all three cases, we are getting the value of k plus u, kinetic plus potential, as constant. This is how you have to do the derivation. It is important. It may come in exam. So these were the topics I wanted to revise. If you have any other doubt, you can ask me, or I'll end the lecture. Okay, then I'll end the lecture.